लड़के ने सोचा ये भी उसकी एक और चाल है, लेकिन फिर उसने जोखिम उठाने का मन बना लिया। आखिर एक गडरिये को भीड़ों और भूख से निपटने के जोखिम तो उठाने ही पड़ते हैं, और यही चीज उसके जीवन को रोमांचक बनाए रखती है। मुझे एक ही सपना 2 बार आया है, उसने कहा। सपने में मैंने देखा कि मैं अपनी भेड़ों के साथ एक चारागाह में हूं। तभी एक बच्ची आई और वो भेड़ों के साथ खेलने लगी। मुझे ये पसंद नहीं है कि लोग ऐसा करें, क्योंकि भेड़ें अजनबियों से डर जाती हैं, लेकिन लगता है कि बच्चे उनको डराए बिना उनके साथ खेल सकते हैं। मैं इसकी वजह नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि भेड़ों को इंसान की उम्र के बारे में कैसे पता चल जाता है। मुझे अपने सपने के बारे में और बताओ, औरत ने कहा। मुझे अपना खाना पकाना है और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे तो हैं नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। वो बच्ची मेरी भेड़ों के साथ कुछ देर खेलती रही। लड़के ने कुछ अनमने भाव से कहा, और फिर उस बच्ची ने अचानक मेरे दोनों हाथ पकड़े और मुझे मिस्र के पिरामिडों पर ले गई। वो पल भर को रुका ये जानने के लिए कि क्या वो औरत जानती है कि मिस्र के पिरामिड क्या हैं, लेकिन औरत ने कुछ नहीं कहा। फिर मिस्र के पिरामिडों पर ये शब्द उसने बहुत धीरे धीरे बोले थे ताकि औरत उनको समझ सके। उस बच्ची ने मुझसे कहा, अगर तुम यहां आओगे तुम्हें यहां पर एक छिपा हुआ खजाना मिलेगा। और जिस वक्त वो मुझे ठीक ठीक वो जगह दिखाने वाली थी जहां वो खजाना छिपा हुआ था, तभी मेरी नींद खुल गई, दोनों बार। औरत कुछ देर खामोश रही, फिर उसने दोबारा उसके हाथ अपने हाथ में ले लिए और उनको गौर से देखने लगी। अब मैं तुमसे कोई फीस नहीं लूंगी, उसने कहा, लेकिन अगर तुम्हें वो खजाना मिल गया तो मैं उसका 10वां हिस्सा लूंगी। लड़का खुश होकर हंस पड़ा। वो इसलिए खुश था कि छिपे हुए खजाने के उस सपने की वजह से वो अपना वो थोड़ा सा पैसा बचा पा रहा था जो उसके पास था। ठीक है, इस सपने के बारे में समझाओ, उसने कहा। सबसे पहले कसम खाओ कि जो मैं तुम्हें बताने वाली हूं उसके बदले में तुम मुझे अपने खजाने का 10वां हिस्सा दोगे। गडरिये ने कसम खाई। बुढ़िया ने उससे ईसा के पवित्र हृदय की ओर देखते हुए फिर से कसम खाने को कहा। यह सपना संसार की भाषा में है, उसने कहा। मैं इसकी व्याख्या कर सकती हूं, लेकिन यह व्याख्या बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि जो कुछ तुम्हें मिलने वाला है उसके एक हिस्से पर मेरा हक बनता है, और ये रही मेरी व्याख्या। तुम्हें मिस्र के पिरामिडों पर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना तो नहीं है, लेकिन अगर वे तुम्हें किसी बच्ची ने दिखाए थे तो इसका मतलब है कि उनका वजूद है। वहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें अमीर बना देगा। पहले तो लड़के को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर चिढ़ भी हुई। ये जानने के लिए तो उसे बुढ़िया की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर उसे याद आया कि इसके लिए उसे कोई पैसा नहीं देना है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी, उसने कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा सपना मुश्किल किस्म का है। बहुत सरल दिखने वाली चीजें ही जिंदगी की सबसे असाधारण चीजें होती हैं। सिर्फ अक्लमंद लोग ही उसको समझ पाते हैं, और चूंकि मैं अक्लमंद नहीं हूं, इसीलिए मुझे हाथ की रेखाएं पढ़ने जैसी दूसरी कलाएं सीखनी पड़ी हैं। ठीक है, ये बताओ कि मैं मिस्र पहुंचूंगा कैसे? मैं तो सिर्फ सपनों की व्याख्या करती हूं, मैं उनको वास्तविकता में बदलना नहीं जानती। इसलिए मुझे अपना जीवन चलाने के लिए अपनी बेटियों पर निर्भर रहना पड़ता है, और अगर मैं कभी मिस्र तक पहुंच ही न पाया तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। वैसे भी ये पहली बार नहीं होगा। और फिर औरत ने लड़के से कहा कि अब तुम जाओ, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अपना बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूं। लड़का बहुत निराश था। उसने फैसला कर लिया कि वो आगे से कभी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा। उसे याद आया कि उसे बहुत सारे काम निपटाने थे। उसने बाजार जाकर कुछ खाया, अपनी पुस्तक के बदले उससे कुछ मोटी सी एक पुस्तक हासिल की
और जो नई वाइन उसने खरीदी थी उसे चखने के लिए वो चौक की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। दिन गर्म था और वाइन पीकर उसे ताजगी मिली। उसकी भेड़ें नगर के द्वार पर उसके एक दोस्त के तबेले में थीं। लड़का इस नगर के बहुत से लोगों से परिचित था, इसी वजह से उसे यात्रा आकर्षित करती थी। वो हमेशा नए दोस्त बना लेता था और उनके साथ उसे अपना सारा समय भी नहीं गुजारना पड़ता था। जब किसी को उन्हीं उन्हीं लोगों को रोज रोज देखना पड़ता है, जैसा कि उसके साथ पाठशाला में हुआ करता था, तो वे लोग अंततः उस व्यक्ति की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वे उस व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा दूसरे लोग उसे देखना चाहते हैं, तो वे लोग उससे नाराज हो जाते हैं। लगता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में स्पष्ट रूप से ये धारणा बैठी होती है कि दूसरे लोगों को अपना जीवन कैसे जीना है, लेकिन खुद उसे कैसा जीवन जीना चाहिए ये बात वो नहीं जानता। उसने फैसला किया कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक कि सूरज और थोड़ा ढल नहीं जाता। इसके बाद ही वो अपने रेवड़ को लेकर मैदानों को पार करेगा। अब से 3 दिन बाद वो उस दुकानदार की बेटी के साथ होगा। वो पुस्तक पढ़ने लगा जो उसने खरीदी थी। पहले ही पन्ने पर उसमें एक अंतिम संस्कार का वर्णन किया गया था और जो लोग उस अंतिम संस्कार में शामिल थे उनके नामों का उच्चारण करना मुश्किल था। उसने सोचा, अगर वो कभी कोई पुस्तक लिखेगा तो वो एक वक्त में एक ही व्यक्ति का वर्णन करेगा, ताकि पाठकों को ढेर सारे लोगों के नाम याद न रखने पड़े। जब वो अंततः उस चीज पर ध्यान एकाग्र कर सका जो वो पढ़ रहा था, तो उसे पुस्तक ज्यादा बेहतर लगने लगी। उस दिन बर्फ गिर रही थी जब शव को दफनाने का वो संस्कार किया जा रहा था, और इससे उसे सर्दी का जो एहसास हुआ वो उसको अच्छा लगा। वो अभी पढ़ ही रहा था कि तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसकी बगल में बैठ गया और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। वे लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने चौक में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। काम कर रहे हैं। लड़के ने बूढ़े को यह एहसास दिलाने की गरज से कि वो अपनी पुस्तक पर ध्यान देना चाहता है, रूखे ढंग से जवाब दिया। दरअसल वो दुकानदार की बेटी के सामने अपनी भेड़ों का ऊन काटने के बारे में सोच रहा था, ताकि लड़की देख सके कि वो मुश्किल काम कर सकता है। इस दृश्य की कल्पना वो पहले भी कई बार कर चुका था। उस दृश्य में वो हर बार जब भी लड़की को समझाता था कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर काटना होता है, तो लड़की मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगती थी। उसने कुछ अच्छे किस्से भी याद करने की कोशिश की, ताकि वो उन्हें ऊन काटते समय लड़की को सुना सके। इनमें से ज्यादातर किस्से उसने पुस्तकों में पढ़े थे, लेकिन उसने सोचा कि वो उनको इस तरह पेश करेगा जैसे वे उसके निजी अनुभव हों। वो इस फर्क को कभी नहीं समझ पाएगी क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। इस बीच वो बूढ़ा उसको बातचीत करने में लगाने की कोशिशें करता रहा। उसने लड़के से कहा कि वो थका हुआ है और प्यासा है, और फिर उसने लड़के की वाइन से एक चुस्की लेने की इच्छा जाहिर की। लड़के ने इस उम्मीद से अपनी बोतल बूढ़े के आगे कर दी कि इससे बूढ़ा उसे अकेला छोड़ देगा, लेकिन बूढ़ा बात करना चाहता था और उसने लड़के से उस पुस्तक के बारे में पूछा जो पढ़ रहा था। लड़के का मन कर रहा था कि वो रूखाई बरतते हुए किसी दूसरी बेंच पर चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने पिता की यह सीख याद आई कि हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए उसने वो पुस्तक बूढ़े को पकड़ा दी, 2 वजहों से। पहली ये कि वो खुद नहीं जानता था कि पुस्तक के शीर्षक का उच्चारण कैसे करे, और दूसरी ये कि अगर बूढ़े को पढ़ना नहीं आता होगा तो वो खुद ही शायद शर्मिंदा होकर किसी दूसरी बेंच पर चला जाएगा। बूढ़े ने पुस्तक को हर तरफ से देखते हुए कहा, मानो वो कोई अजीबो गरीब चीज हो। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेकिन इसे पढ़कर वाकई खीज होती है। लड़के को झटका लगा।
मतलब ये कि बूढ़ा न केवल पढ़ना जानता था, बल्कि उस पुस्तक को भी वो पढ़ चुका था। और अगर पुस्तक खींच पैदा करने वाली थी, जैसा कि बूढ़े का कहना था, तो लड़के के पास अभी भी मौका था कि वो उसकी जगह कोई दूसरी पुस्तक ले आता। ये ऐसी पुस्तक है जो वही बात कहती है जिसे दुनिया की लगभग सारी पुस्तकें कहती हैं, बूढ़े ने कहा। यह पुस्तक बताती है कि लोग अपनी नियति का चयन खुद नहीं कर पाते। और पुस्तक अंततः ये कहती है कि हर कोई दुनिया के सबसे बड़े झूठ में विश्वास करता है। दुनिया का वो सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने अचरज से भरकर पूछा। वो ये है, अपने जीवन के एक खास मकाम पर हमारा उस चीज पर कोई वश नहीं रह जाता जो हमारे साथ हो रहा होता है, और हमारी जिंदगियां नियति द्वारा नियंत्रित होने लगती हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। मेरे परिवार के लोग मुझे पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने गडरिया बनने का फैसला किया। ज्यादा अच्छा है, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें वाकई सफर करना अच्छा लगता है। ये जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं, लड़के ने मन ही मन कहा। इस बीच बूढ़ा पुस्तक के पन्ने पलटने लगा था। लगता था जैसे पुस्तक वापस करने का उसका कोई इरादा ना हो। लड़के ने ध्यान दिया कि बूढ़े की पोशाक विचित्र सी थी। वो किसी अरबी की तरह लगता था, जिनकी मौजूदगी इन इलाकों में असामान्य बात नहीं थी। अफ्रीका टैरिफा से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। आपको नाव से सकरी खाड़ी को पार करने भर की जरूरत थी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सी जगहों का तो कोई नहीं हो सकता, लड़के ने कहा। मैं गडरिया हूं और मैं बहुत सी जगहों पर गया हूं, लेकिन मैं हूं तो एक ही जगह का रहने वाला। वो शहर एक प्राचीन किले के पास है। मेरा जन्म वहीं हुआ था। तब ठीक है, हम कह सकते हैं कि मेरा जन्म सलेम में हुआ था। लड़का नहीं जानता था कि सलेम कहाँ है, लेकिन वो पूछना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि इससे वो अज्ञानी लगेगा। वो कुछ देर चौक के लोगों की ओर देखता रहा। वे यहां वहां आ जा रहे थे और सबके सब बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे। अच्छा, तो सलेम है कैसा? उसने सुराग लेने की कोशिश की। वैसा ही है जैसा हमेशा से रहा है। अभी भी कोई सुराग नहीं, लेकिन इतना वो जानता था कि सलेम एंडालूसिया में तो नहीं था। अगर होता तो उसने उसके बारे में जरूर सुना होता। और आप सलेम में करते क्या हैं? लड़का पीछे पड़ा रहा। मैं सलेम में क्या करता हूं? बूढ़ा हंस पड़ा। दरअसल मैं सलेम का राजा हूं। लोग अजीबो गरीब बातें करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी लगता है कि भेड़ों के साथ रहना ही बेहतर है, जो कुछ भी नहीं कहती, और उससे भी बेहतर है कि आप अकेले हों, बस आपकी पुस्तक भर आपके साथ हो। जब आपका मन उनके किस्से सुनने का होता है तो वे आपको अपने आश्चर्यजनक किस्से सुनाती हैं, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनसे आपको ऐसी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं कि आपको ये भी नहीं सूझता कि बातचीत जारी कैसे रखी जाए। मेरा नाम मेल्कीजेडेक है, बूढ़े ने कहा। तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफी, लड़के ने कहा। वो समझ रहा था कि बूढ़ा उसकी जिंदगी के बारे में और भी कुछ जानना चाहता था। तब तो ये एक समस्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफी भेड़ें हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लड़के को अब खीज होने लगी थी। वो तो कोई मदद मांग नहीं रहा था। ये तो खुद बूढ़ा था जिसने उससे उसकी वाइन पीने को मांगी थी और बातचीत शुरू की थी। मुझे मेरी पुस्तक दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे जाना है, अपनी भेड़ों को इकट्ठा करके आगे की यात्रा पर निकलना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम छिपे हुए खजाने को कैसे हासिल कर सकते हो। लड़के को अपना ख्वाब याद आया और सहसा सारी स्थिति उसके सामने साफ हो गई। बुढ़िया ने उससे कोई पैसे नहीं लिए थे, लेकिन ये बूढ़ा, जो मुमकिन है उसका पति हो,
कोई ऐसा तरीका खोज रहा है कि वो एक ऐसी चीज के बारे में जानकारी देने के बदले ज्यादा पैसा ऐंठ सके जिस चीज का वजूद भी ना हो। ये बूढ़ा भी शायद जिप्सी है। लेकिन इसके पहले कि लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और चौक के फर्श की रेत पर उससे कुछ लिखने लगा। उसकी छाती से कोई चीज इतनी तेजी से चमकी कि पल भर को लड़के की आंखें चौंधिया गईं। बूढ़े ने उस चीज को इतनी फुर्ती से अपने लबादे से ढक लिया कि उसकी उम्र को देखते हुए वैसी फुर्ती का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। जब लड़का फिर से देख पाने की स्थिति में आया तो उसने वो पढ़ा जो बूढ़े ने रेत पर लिखा था। उस छोटे से शहर के चौक की रेत पर लड़के ने अपने पिता, अपनी माँ और अपनी पाठशाला के नाम लिखे देखे। वहां उसने दुकानदार की लड़की का वो नाम भी पढ़ा जो वो खुद नहीं जानता था, और ऐसा और भी कुछ पढ़ा जिसके बारे में उसने कभी किसी को बताया ही नहीं था। मैं सलीम का राजा हूं, बूढ़े ने कहा था। आखिर एक राजा किसी गडरे से बात क्यों करेगा? लड़के ने विस्मय और संकोच के साथ पूछा। बहुत सी वजहें हैं, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि तुम अपनी नियति को खोजने में कामयाब रहे हो। लड़का नहीं जानता था कि व्यक्ति की नियति क्या होती है, वही जो तुम हमेशा से पाना चाहते रहे थे। अपनी जवानी में हर कोई जानता है कि उसकी नियति क्या है। उनकी जिंदगी के उस मकाम पर सब कुछ साफ होता है और सब कुछ मुमकिन होता है। वे सपने देखने से नहीं डरते और ना ही उस हर चीज की लालसा करने से डरते हैं जिसे वे अपनी जिंदगी में घटित होना देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कोई रहस्यमयी शक्ति उनके मन में ये विश्वास जमाना शुरू कर देती है कि अपनी नियति को पा पाना उनके लिए असंभव है। बूढ़े ने जो कुछ भी कहा था उसमें से कोई भी बात लड़के के खास पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन वो उस रहस्यमय शक्ति के बारे में जरूर जानना चाहता था। जब वो सौदागर की लड़की को उसके बारे में बताएगा तो वो बहुत प्रभावित होगी। ये शक्ति लगती तो नकारात्मक है, लेकिन दरअसल वो तुम्हें अपनी नियति तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। वो तुम्हारे उत्साह और तुम्हारे संकल्प को मजबूत करती है, क्योंकि इस पृथ्वी का एक ही महान सत्य है, तुम जो भी कोई हो या तुम जो भी कुछ करते हो, जब तुम वास्तव में कुछ पाना चाहते हो तो इसलिए चाहते हो क्योंकि ये इच्छा इस कायनात की रूह से जन्मी होती है। उसे हासिल करना इस पृथ्वी पर तुम्हारी मुहिम है, चाहे वो इच्छा यात्रा करने की ही क्यों ना हो या कपड़ों के किसी व्यापारी की लड़की से शादी करने की ही क्यों ना हो, हाँ, या खजाने की खोज की ही क्यों ना हो। इस कायनात की रूह लोगों के सुख से अपना पोषण प्राप्त करती है और उनके दुख, द्वेष और ईर्ष्या से भी। अपनी नियति को हासिल कर लेना ही व्यक्ति की एकमात्र वास्तविक जिम्मेदारी है। सभी बातें एक जैसी हैं और जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। कुछ देर वे दोनों खामोश होकर चौक और वहां शहर के लोगों की गतिविधियां देखते रहे। फिर बूढ़े ने नए सिरे से बातचीत की पहल की। तुम भेड़ें क्यों चराते हो? क्योंकि मुझे यात्रा करना अच्छा लगता है। बूढ़े ने डबल रोटी बेचने वाले एक आदमी की ओर इशारा किया जो चौक के एक सिरे पर अपनी दुकान में खड़ा था। वो आदमी भी अपने बचपन में यात्राएं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बेकरी खोलकर कुछ पैसा जमा करने का फैसला किया। उसका इरादा है कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो 1 महीना अफ्रीका में गुजारेगा। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लोग चाहें तो अपनी जिंदगी के किसी भी मकाम पर वो कर सकते हैं जिसका वे ख्वाब देखते हैं। उसे गडरिया बनने का फैसला करना चाहिए था, लड़के ने कहा। हाँ, उसने इस बारे में सोचा था, बूढ़े ने कहा, लेकिन बेकरी वालों की अहमियत गडरियों से ज्यादा होती है। बेकरी वालों के अपने घर होते हैं, जबकि गडरिये खुले में सोते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की शादी गडरियों की बजाय बेकरी वालों से ही करना बेहतर समझेंगे।
लड़के के मन में दुकानदार की बेटी का ख्याल आया तो उसके दिल में एक हुक उठी। उस लड़की के शहर में निश्चय ही कोई बेकर होगा। बूढ़े ने बात जारी रखी। अंततः गडरियों और बेकरों के बारे में लोगों के ख्याल उनकी अपनी नियति से ज्यादा अहम हो जाते हैं। बूढ़े ने पुस्तक के पन्ने उल्टे और अचानक एक पन्ने पर रुककर वो उसे पढ़ने लगा। लड़के ने पहले तो इंतजार किया, लेकिन फिर उसने बूढ़े को ठीक उसी तरह टोक दिया जैसे बूढ़े ने उसे टोक दिया था। आप मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी नियति को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो और तुम उस मकाम पर हो जब तुम ये सारी कोशिश रोक सकते हो, और इसी मकाम पर आप अचानक प्रकट हो जाते हैं। हमेशा इसी तरह नहीं होता, लेकिन मैं किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर होता हूं। कभी कभी मैं किसी समाधान या एक अच्छी सूझ की शक्ल में प्रकट होता हूं, कभी किसी निर्णायक क्षण में स्थितियों को आसान बना देता हूं, और भी कुछ मैं करता हूं। लेकिन ज्यादातर मामलों में लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए कुछ किया है।